हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुप्त साम्राज्य का उद्भव आने की वह हमारे भारत में किस प्रकार से अपना शासन को पूर्ण रूप से चलाने में सक्षम हुआ। आखिर गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, वे कौन थे। इस प्रकार से अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर ही आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों को करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसा ही रोचक इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ और इसकी शासक कैसे कैसे नंबरिंग वाइज आए, वह अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां उभरी। वह था पहला सातवाहन और कुषाण। ठीक, सातवाहन और दूसरा कुषाण। सातवाहनों ने दक्कन और दक्षिण में अस्थायित्व लाने का काम किया, मैंने कि शांति लाने का काम किया। उन्होंने दोनों क्षेत्रों के रोमन साम्राज्य के साथ चले अपने व्यवहार के बल पर राजनीतिक एकता और आर्थिक प्रगति कायम की। ठीक है, रोमन साम्राज्य के साथ मिलकर वह काम किया और व्यापार के बल पर राजनीतिक एकता और आर्थिक प्रगति को बनाए रखा। यही काम कुषाण ने उत्तर में किया। कुषाणों ने कहा किया, उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में। इन दोनों साम्राज्यों का ईसा की 3री सदी के मध्य में अंत हो गया। ये जो दोनों साम्राज्य उभरे थे, हमारे सातवाहन और कुषाण, वह ईसा की 3री सदी के मध्य में अंत हो गए, मैंने कि किसी कारण से वह उसका अंत हो गया, विनाश हो गया। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, कहने का तो फिर से उसको बनाया गया, उसी महल को, उसी क्षेत्र को, है ना, जिसने कुषाण और सातवाहन दोनों के पिछले राज्य क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग पर अधिपत्य स्थापित किया। यह था गुप्त साम्राज्य। जो सातवाहन और गुप्त किसे कहते हैं, जो सातवाहन और कुषाणों के क्षेत्रों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया उसके गुजर जाने के बाद, इसे हम लोग गुप्त कहते हैं। ठीक है, गुप्त मूलतः वैश्य रहे होंगे। गुप्त साम्राज्य उतना विशाल तो नहीं था जितना मौर्य साम्राज्य, फिर भी इसने सारे उत्तर भारत को 335 ईस्वी से 455 ईस्वी तक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। ठीक है, ईसा की 3री सदी के अंत में गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। लगता है कि गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व का क्षेत्र था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः इसी राज्य में पाए गए हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। यदि हम कुछ एक सामंतों और स्वतंत्र व्यक्तियों की बात छोड़ दें जिनके अभिलेख अधिकतर मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, तो गुप्तकालीन पुरावशेष की उपलब्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे समृद्ध स्थान सिद्ध होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से ही गुप्त शासक कार्य संचालन करते रहे और अनेक दिशाओं में बढ़ते गए, यानी कि वहीं पर से उसका केंद्र था और वहीं से सारे कामों को वह देखते थे। संभवतः वे अपनी सत्ता का केंद्र प्रयाग को बनाकर पड़ोस के इलाकों में फैलते गए। प्रयाग कहने का अर्थ है आज के हमारे आधुनिक में इलाहाबाद। ठीक है, वहाँ पर केंद्र बनाकर अपने पूरा पड़ोस में फैलते गए धीरे धीरे। ठीक है, संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। ठीक, गुप्त लोग जो था वो कुषाणों के सामंत थे और लगता है थोड़े ही दिनों में उनके उत्तराधिकारी बन बैठे। बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेकों जगह कुषाण पुरावशेषों के ठीक बाद गुप्त पुरावशेषों मिले हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लगता है कि गुप्तों ने जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूतों का इस्तेमाल कुषाणों से सीखा। ठीक है, बनाना या पहनना जो था, जूता, बटन वाले कोट, जीन, लगाम, जो ऐसे वस्तुएं थी, वह पतलून भी शामिल है इसमें, वह भी कुषाणों से सीखी हुई थी गुप्तों ने।
इन सबों से उनमें गतिशील आई और उनके घुड़सवार खूब कारागार हुए। कुषाणों की व्यवस्था में अश्वचालित रथ का और हाथी का महत्व समाप्त हो गया। कुषाणों की व्यवस्था में, ठीक है, घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई। यह बात गुप्तों के बारे में भी कही जा सकती है, इसलिए तो उनके सिक्कों पर घुड़सवार अंकित है। यूं तो कुछ गुप्त राजाओं का उत्तम और अद्वितीय महारथी रथ पर लड़ने वाले कहा गया है। रथ पर लड़ने वाले महारथी कहा गया है गुप्तों के बारे में, लेकिन उनकी मूल शक्ति का आधार घोड़ों का इस्तेमाल था। जो गुप्त साम्राज्य का जो सबसे बड़ा शक्ति क्या था? घोड़ों था। गुप्त राजाओं को कई भौतिक सुविधाएं प्राप्त थी। उनके कार्यकलाप का मुख्य प्रांगण मध्य प्रदेश की उर्वर भूमि था, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। वे मध्य भारत और दक्षिण बिहार अब झारखंड के लो आयसक का उपयोग कर सके। जो गुप्त था वह झारखंड के कुछ हिस्सों और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्रों में अधिकतर कार्य किए। ठीक है। इसके अलावा बाइजेंटाइन साम्राज्य अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार करने वाले उत्तर भारत के इलाके उनके पड़ोस में पड़ते गए। ठीक है, उन्हें कहने करते उसके पड़ोस में पड़ते थे, धीरे धीरे बढ़ते गए भारत से। अतः वे इस निकटता का भी लाभ उठा सके। इन अनुकूल स्थितियों के बल पर गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य अनुगंग, कहने का अर्थ है मध्य गंगा का मैदान, प्रयाग आधुनिक में इलाहाबाद हम बता चुके हैं, साकेत आधुनिक में अयोध्या और मगध पर स्थापित किया। कालक्रमेण यह राज्य भारत व्यापी साम्राज्य बन गया। उत्तर भाग में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गई। ठीक है, उत्तर भारत में कुषाण सत्ता कब समाप्त हो गई? 230 ईस्वी में। तब मध्य भारत का बड़ा सा भाग मुरुंडों के कब्जे में आया। मुरुंडों के कब्जे में आ गया, जो संभवतः कुषाणों के रिश्तेदार थे। मुरुंडो, ठीक है, मुरुंडो ने 250 ईस्वी तक राज किया। 25 वर्षों के बाद लगभग 275 ईस्वी में गुप्त वंश के हाथ में सत्ता आई। कब? 275 ईस्वी में गुप्त वंश के हाथ में सत्ता आ गई थी। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं आपको गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिसकी काल था शासन करने का अवधि 319 से 334 ईस्वी। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, जो संभवतः नेपाल की थी। इससे उसकी सत्ता को बल मिला। गुप्त लोग संभवतः वैश्य थे, इसलिए क्षत्रिय कुल में विवाह करने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक है, वैश्य से जब बड़े क्षत्रिय कुल में विवाह किया, उसका जो मान मर्यादा था बढ़ गया। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ, क्योंकि उसने 319 से 20 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के स्मारक स्वरूप गुप्त संवत चलाया। बाद के कई अभिलेखों में काल निर्देश इस संवत में किया गया मिलता है। कहने का अर्थ है 319 से 320 में अपने राज्य के बारे में जो स्मारक स्वरूप गुप्त संवत चलाया। एक होता है गुप्त संवत, है ना, इस प्रकार से जो वंश चलता है ना, कोई कैलेंडर छपता है, वह यहीं से स्टार्ट हो जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया था समुद्रगुप्त, जिसकी काल क्रमेण है हमारा 335 से 380। ठीक है, 334 में चंद्रगुप्त प्रथम खत्म हुआ, वहीं से 335 में समुद्रगुप्त का स्टार्ट हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी तक कार्य किया। समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का अपार विस्तार किया, मैंने कि बहुत सारा वह कार्य किया समुद्रगुप्त ने। वह अशोक के विपरीत था, मैंने उसका जस्ट अपोजिट था। अशोक शांति और अन आक्रमण की नीति में विश्वास करता था, तो समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता था। ठीक है, हम लोग जानते हैं, अशोक के बारे में सुन चुके हैं कि अशोक शांति का दूत माना जाता था।
और वहीं हमारा समुद्रगुप्त हिंसा माने कि लड़ाई और विजय में आनंद पाता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने अपने आश्रयदाता के पराक्रम का उद्धत वर्णन किया है। एक लंबे अभिलेख में कवि ने गिनाया है कि समुद्रगुप्त ने किन किन लोगों और किन किन देशों पर विजय प्राप्त की। यह अभिलेख इलाहाबाद के उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर शांति प्रेमी अशोक का अभिलेख है। समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थान और क्षेत्र 5 समूहों में बांटे जा सकते हैं। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब के वे राजा हैं जिन्हें हरा कर उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए। द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक हैं जैसे नेपाल, असम, बंगाल आदि के राजा। ठीक, समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने बाहुबल के प्रभाव का अनुभव कराया। कौन कौन से क्षेत्र में? नेपाल था, असम था, बंगाल था आदि के राजा। समुद्रगुप्त ने उन्हें अपना बाहुबल अपने प्रभाव से उन्हें जीत लिया। इस समूह में पंजाब के कुछ गणराज्य भी हैं। इस समूह में पंजाब के कुछ राज्य भी हैं पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर में है ना। जो गणराज्य मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर टिमटिमा रहे थे उन्हें समुद्रगुप्त ने सदा के लिए बुझा दिया। ठीक है, मैंने कहने का था जो मौर्य साम्राज्य जाने के बाद भी वहाँ पर कुछ इसके गुणगान के बल पर जी रहे थे उसको अंत कर दिया। तृतीय समूह में वे आटाविक राज्य, जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य थे जो बिंद क्षेत्र में पड़ते थे। उन सबों को समुद्रगुप्त ने अपने वश में कर लिया। चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के शासक हैं जिन्हें हराकर छोड़ दिया गया। ठीक है, जो दक्कन और चतुर्थ समूह में क्या बताया हम कि पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत में के शासक जिन्हें हराकर समुद्रगुप्त ने छोड़ दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त की बाहें बढ़ते बढ़ते तमिलनाडु में कांची तक पहुंची जहां उसने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई। 5वें समूह में शकों और कुषाणों के नाम है जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें पदच्युत कर दिया, उन्हें कहने का उसको हटा दिया। अफगानिस्तान में रहते थे उसको भी, और सुदूर देश के शासकों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा और प्रभाव भारत के बाहर भी फैला, इसलिए भारत का बिस्मार्क समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। ठीक है, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने भेजा था कहाँ? समुद्रगुप्त के पास। अनुमति दी गई और यह मंदिर विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हो गया। यदि हम इलाहाबाद की प्रशंसात्मक अभिलेख पर विश्वास करें तो प्रतीत होगा कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है उसे। इसमें संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त ने भारत के जितने बड़े भाग को बाहुबल से अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बांधा, उससे कहीं अधिक भाग में उसका लोहा माना जाता है। ठीक है, कहने का था जितना वह अपना अधीन कर लिया वो तो कर ही लिया, और इससे अधिक वह क्या किया? लोहा ले लिया, क्योंकि उससे लड़ाइयाँ अधिक ले लिया वो। ठीक है, ले लिया था। अब हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसकी कालक्रम है 380 से 412 ईस्वी। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों के सहारे साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। चंद्रगुप्त ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था और मध्य भारत में शासन करता था। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी हुआ।
इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। कहने का अर्थ है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी थी प्रभावती, उसका विवाह हुआ था ब्राह्मण जाति से। वो ब्राह्मण जाति उसका जो था, उसका पति मर गया था। उसके बाद जो पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी बना। वास्तव में देखा जाए तो उसकी पत्नी ही शासिका बनी। ठीक है। भूमिदान संबंधी उसके अभिलेख जिनकी लिपि पर गुप्त काल में प्राचीन शैली का प्रभाव है, बतलाते हैं कि प्रभावती अपने पिता के हित में काम करती थी। इस प्रकार मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व कायम कर लिया। ठीक है। और वहाँ 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत किया। इस विजय से चंद्रगुप्त को पश्चिम समुद्र तट मिल गया जो वाणिज्य व्यापार के लिए मशहूर था। कहाँ पर? गुजरात के साइड में। ठीक है, पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में। इससे मालवा और उसका मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध होता गया, माने कि विशाल होता गया। लगता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लोह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी राजा का कीर्ति वर्णन किया गया है। यदि इस चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि उसने गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व पश्चिमी उत्तर भारत में और बंगाल के काफी भाग में भी स्थापित किया। परंतु इस पुरालेखीय राज प्रशस्ति में अंतर अतिरंजक मालूम होता है। कहने का अर्थ है कुछ इसमें संभावनाएं जताए जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यही उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था, आए हुए थे। चंद्रगुप्त के समय में ही चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी भारत में आए और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण लिखा गया। ठीक है, उसके बाद लिख दिया फाहियान ने। अब हम आपको बताने वाले हैं गुप्त साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुनों का जो आक्रमण हुआ उससे गुप्तों का सामना करना पड़ा। आरंभ में तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुनों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जोरदार प्रयास किया, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, लेकिन उसके उत्तराधिकारी लोग कमजोर ठहरे और आक्रमणकारी हुनों के सामने टिक नहीं पाए। हुन घुड़सवारी में बेजोर थे और शायद धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे। वे तेजी से बढ़ सकते थे और उत्तम धनुर्धारी होने के कारण न केवल ईरान में बल्कि भारत में भी खूब सफल हुए होंगे। हुन जो थे वह भारत में ना कहीं बल्कि ईरान में भी वह अपना स्थायित्व जमा करके भारत तरफ आया था वह, और भारत में भी वह सफल पाई हुए। 485 ईस्वी में आकर 485 ईस्वी में आकर हुनों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। जहां उनके अभिलेख पाए गए हैं पंजाब और राजस्थान जैसे बीच के इलाके भी उन हुनों के अधिकार में चले गए, जिसके फलस्वरूप 6ठी सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही छोटा हो गया। मालवा के ओलिकर सामंत वंश के अशोधर्मन ने जल्द ही हुनों की सत्ता को उखाड़ फेंका और उसने गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दे दी तथा सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़े किए। ठीक है, अशोधर्मन ने
अशोधर्मन का शासन टिका तो नहीं, लेकिन उसने गुप्त साम्राज्य को हिलाकर छोड़ दिया। सामंत राजाओं ने सर उठाकर गुप्त साम्राज्य को और भी दुर्बल बना दिया। गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासन अध्यक्षों ने और समतट अर्थात दक्षिण पूर्व बंगाल के सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बनाना शुरू कर दिया। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों ने बिहार में अपनी शक्ति जमाई। उनके साथ ही साथ मोखरी वंश के लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में राज सत्ता स्थापित की और कन्नौज को राजधानी बनाया। लगता है कि 550 ईस्वी के आते आते बिहार और उत्तर प्रदेश गुप्त शासकों के हाथ से चले गए। 6ठी सदी के आरंभ में हम देखते हैं कि उत्तरी मध्य प्रदेश के स्वाधीन राजा लोग अधिकार पूर्वक भूमिदान का शासन पत्र चार्टर जारी करने लगे। हालांकि शासन पत्र में गुप्त संवत का ही प्रयोग किया। वल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिम मालवा पर अधिकार कर लिया। स्कंदगुप्त के शासन के बाद अर्थात 467 ईस्वी के पश्चात शायद ही कोई गुप्त मुद्रा या अभिलेख पश्चिम मालवा और सौराष्ट्र में मिला हो। संभवतः पश्चिम सदी के अंत होते होते पश्चिमी भारत गुप्त शासकों के हाथ से निकल गया। फलतः वाणिज्य व्यापार से होने वाली आय से गुप्त शासकों को हाथ धोना पड़ा। ठीक है, और वे आर्थिक रूप से पंगु हो गए, यानी कि कमजोर हो गए। उधर उत्तर भारत में थानेश्वर के राजाओं ने हरियाणा पर अपना प्रभुत्व जमाया और धीरे धीरे कन्नौज की ओर बढ़े। गुप्त राज्य को विशाल वेतन भोगी सेना के रखरखाव में कठिनाई होने लगी होगी, क्योंकि धार्मिक या अन्य उद्देश्यों से ग्राम दान करने की परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी। कहने का अर्थ है गुप्त साम्राज्य जब चल रहा था उस समय भूमि को दान में देने का जो प्रथा था वो बहुत ज़्यादा चल गया था। ठीक है, जिससे उसकी आमदनी बहुत घट गई होगी। विदेश व्यापार के ह्रास से भी उसकी आय में कमी आई होगी। पता चलता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी व्यवसायी संघ 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा चली गई और वहां उन बुनकरों ने अन्य पैसे अपना लिए। कहने का अर्थ है पैसे में कि जो कार्य कर रहे थे रेशम का वह दूसरा अपना लिए। इससे प्रकट होता है कि वे जो कपड़ा तैयार करते थे उसकी मांग खत्म सी हो गई थी। धीरे धीरे गुजरात में व्यापार का लाभ समाप्त हो गया। 5वीं सदी के मध्य के बाद गुप्त राजाओं ने अपनी स्वर्ण मुद्रिकाओं में शुद्ध सोने का अनुपात घटाकर उसे किसी भी तरह जारी रखने की बेतहाशा कोशिश की। कहने का अर्थ है जब सोना जो सिक्का बनता था उसमें भी मिलावट करने लगे। किसी प्रकार से वो अपना राज्य को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी, पर इससे कोई लाभ नहीं हुआ। यद्यपि गुप्त सम्राटों का शासन 6ठी सदी के बीच तक किसी न किसी तरह चलता रहा, तथापि साम्राज्य की महिमा लगभग 100 साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, मैंने कि 5वीं सदी तक इसका गुप्त साम्राज्य का अंत हो चुका था। दोस्तों, यहाँ था वीडियो मेरा गुप्त साम्राज्य के बारे में। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।